जय हिंद दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रंथ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए देखते हैं, आज की सीरीज में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मिडवल मॉडर्न साथ में चल ही रहा है, इसके बाद पॉलिटी का भी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम मिडवल हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। मिडवल हिस्ट्री में दोस्तों, इससे पहले हमने ये देखा था दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है। ऐबक यहाँ पे आ चुका था और घोड़े से गिरने के बाद चौगान खेलते समय 1210 में ऐबक की मृत्यु हो चुकी थी। अब इसी के बाद क्या होता है, इसी का दामाद और गुलाम, दामाद एवं गुलाम इल्तुतमिश अगला शासक बनेगा। दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन बैठता है कौन? इल्तुतमिश, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1211 से लेके 1236 तक। हमने आराम शाह के बारे में भी बताया था। इसका पुत्र था ऐबक का पुत्र आराम शाह, और आराम शाह का शासन मात्र 8 महीने रहा। पिछले वीडियो में ये सब मैं बता चुका हूं। बड़ा ही लल्लन टाप शासक था कौन? आराम शाह। एक चीज अगर आपने देखा होगा, शायद हमने मिस कर दिया था, छोड़ दिया था। ऐबक अगर देखा जाए, ऐबक ही कुतुब मीनार की नींव डलवाया था। किसने भैया? कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? ऐबक ने डलवाई थी। कुतुब मीनार की नींव ऐबक दिल्ली में डलवाता है और केवल 1 मंजिला बनाया था कुतुब मीनार को। बाद में जब इल्तुतमिश आएगा तो 3 मंजिला इल्तुतमिश बनवा देगा, 3 मंजिल इल्तुतमिश बनवा दिया। उसके बाद कुतुब मीनार को 1369 में भूकंप आता है और क्षति पहुंच जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत के साथ 1 मंजिल और बनवा दिया। फिर उसके बाद 1505 में क्या होता है, फिर यहाँ पे बिजली भूकंप आता है, यहाँ पे बिजली गिर जाती है। मरम्मत के साथ सिकंदर लोधी ने 1 मंजिल और बनवा दिया। इस प्रकार कुतुब मीनार 1, 3, 4, 5, 6, सॉरी, इसमें केवल मरम्मत करवाता है, 1 मंजिल यहाँ पे ये बनवाता है कौन? सिकंदर लोधी। यहाँ पे देखा जाए 5 मंजिल हो जाता है। और कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहीं पे देखा जाए, ऐबक ने अजमेर में भैया, अजमेर में ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। कितने दिन का? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने कराया था। दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपका ध्यान किधर है? अमर इधर है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में क्या रहता है? ये पहले संस्कृत महाविद्यालय था भैया। देखो बबुआ, क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। और यही संस्कृत महाविद्यालय जो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, या आप विसल देव भी इनका कहेंगे, चौहान वंश के शासक विसल देव भी नाम मिलता है, इनके द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत महाविद्यालय था। उसी को तोड़वा देता है और उसी को नया रूप दे देता है 2.5 दिन का झोपड़ा, और यही अजमेर का पहला मदरसा था। तो इतना याद रखिएगा कि ऐबक के संबंध में कुतुब मीनार की नींव डलवाता है, 1 मंजिल 3 मंजिल इल्तुतमिश, और बिजली गिरती भूकंप आता है, 1369 में मरम्मत होती है, सिकंदर लोधी 1 मंजिल और बनवा देता है। इस तरीके से कुल 5 मंजिल कुतुब मीनार का नींव हो गया, कुतुब मीनार हो गया। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ, पहले से संस्कृत महाविद्यालय था। यह कहीं कहीं नाम मिलता है चौहान वंश का विसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, कंफ्यूज ना होइएगा, इतने में कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हुए आते हैं, इसी के बाद ऐबक के बाद इसका पुत्र आराम शाह, लल्लन टाप था, खूब आराम करता था, 8 महीने शासन किया। उसके बाद उसके बस की बात नहीं थी। जब आराम शाह शासन कर रहा था, उस समय इल्तुतमिश भैया, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था, और काफी मजबूत स्थिति में था। बदायूं का गवर्नर रहता है इल्तुतमिश, और इसको यह पता लग गया था
कि अब ऐबकवा के बाद लल्लन टॉप कौन आ गए हैं, आराम शाह। और जैसे ही आराम शाह के बारे में पता चलता है, इल्तुतमिश सोचता है मौका बढ़िया है, मौके पे चौका मार दो और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का, गुलाम वंश का अगला शासक बन बैठो। और आराम शाह के बाद अगला शासक बन बैठेगा कौन, इल्तुतमिश भैया। कौन भैया, इल्तुतमिश। और यही जो पहले बदायूं का गवर्नर था, कंफ्यूज ना होइएगा, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। बदायूं का गवर्नर, ऐबक का दामाद और गुलाम, ऐबक का दामाद एवं गुलाम कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था भैया, इल्तुतमिश था। और यह गुलाम वंश का अगला शासक बन बैठा कौन, इल्तुतमिश। अब यहाँ से शुरू होती है किसकी कहानी, इल्तुतमिश की। आखिर इल्तुतमिश क्या करेगा, अपने 1211 लेके 1211 से लेके 1236 तक इसके कौन से काम ऐसे थे, कैसा राजा था, बढ़िया था, खराब था, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मित्रों, अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो शायद ही जीवन में, एक दो बार नहीं मैं कह रहा हूं, अगले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी इल्तुतमिश को भूल नहीं पाएंगे। और किसी को पढ़ाने का मन करेगा तो पढ़ा भी देंगे और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इल्तुतमिश से इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब देखते हैं इल्तुतमिश, मूवी शुरू होने वाली है, बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ जाइए। और आते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे इल्तुतमिश जैसे ही शासक बनता है, इल्तुतमिश जैसे ही राजा बनता है, यह सोचता है कि मैं ऐसा कौन सा काम कर दूं जिससे मेरी सत्ता अटल हो जाए, मतलब अविनाशी हो जाए, मुझे जल्दी कोई छेड़े ना, मैं परेशान ना रहूं और अपना साम्राज्य भी विस्तार करूं और अच्छे से शासन भी करूं। ये बहुत चालाक था। कौन बहुत चालाक था भैया, इल्तुतमिश। और जैसे ही यह राजा बनता है, इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये पहले जो ऐबक लाहौर को राजधानी बनाया था, इसने क्या किया, लाहौर के जगह दिल्ली को राजधानी बना दिया। किसको भैया, दिल्ली को राजधानी बना दिया कौन, इल्तुतमिश। और दिल्ली, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो किसको भैया, इल्तुतमिश को माना जाता है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं मिल जाएगा। अगर देखा जाए इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश एक इलबारी तुर्क था, एक इलबारी तुर्क रहता है इल्तुतमिश। और इसी को ऐबक ने 1 लाख जीतल में खरीदा था। 1 लाख जीतल में खरीदता है कौन, ऐबक। और इस तरीके से देखा जाए, ऐबक इसको खरीदता है। ऐबक को किसने खरीदा था, मोहम्मद गौरी ने। तो देखो भैया, गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम कौन, इल्तुतमिश। तो इसीलिए इस इतिहास में गुलामों का गुलाम कहा गया। कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब क्वेश्चन पूछेगा गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, तो इल्तुतमिश को कहा गया। क्यों कहा गया, 1 लाख जीतल में ऐबक ने किसको खरीदा था, इल्तुतमिश को। ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। तो इधर गुलाम इधर, इधर गुलाम इधर, तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। गुलामों का गुलाम कहा गया किसको, इल्तुतमिश का। तो ये आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसे गुलामों का गुलाम कहा गया, तो इल्तुतमिश था भैया जिसे गुलामों का गुलाम कहा गया। इल्तुतमिश, जैसे अभी मैंने कहा, जैसे ही शासक बनता है, यह सोचता है मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे हमारा अविनाशी राजा हो जाऊं, मुझे ज्यादा कोई छेड़े ना, मस्त मौला अपना शासन चलाऊं। ये दिमाग लगाता है, यह सोचता है अगर
उस समय भी यही हाल था, इस समय भी यही हाल है, आगे भी यही हाल होने वाला है। इल्तुतमिश ये सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को अपने पक्ष में कर लूं, मिला लूं, जिससे हमारी शासन व्यवस्था अच्छी चले। और यही क्या करता है, ये दो लोगों को अपने साथ मिलाता है। एक अमीर वर्ग, देख लीजिए, ये दो वर्ग अगर जिसके पास है उसकी शासन व्यवस्था अच्छे चलेगी। कभी की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जब उस समय चाहे इस समय। अमीर वर्ग और यही तलवार के धनी थे, यानी जिनके पास पैसा, तलवार के धनी। जिनके पास पैसा है भैया, उनके पास ताकत है। और दूसरा उलेमा वर्ग, यानी उलेमा वर्ग में जैसे हम आ गए। हम आगे कहने का मतलब क्यों, कलम के धनी। यानी अगर देखा जाए तो ये पढ़े लिखे को अपने साथ मिला लेता है, मजबूत अमीर लोगों को अपने साथ मिला लेता है, और सोचता है अगर ये दोनों लोग अगर हमारे साथ रहें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरीके से अमीर वर्ग तलवार के धनी और उलेमा वर्ग कलम के धनी को अपने साथ मिला लेता है इल्तुतमिश, और अपना शासन चलाता है। ये सोचता है, अगर मैंने ऐबक को बताया, ऐबक गुलाम ही था, कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, और कहता था मैं गौरी का केवल सिपह सलार हूं, एक रक्षक के रूप में हूं और ऐसे शासन चलाऊंगा। लेकिन यह उलेमा वर्ग को अपने साथ मिलाता है, और यह बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो याद रख लीजिए, इसने किसकी उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने, इल्तुतमिश ने। जो रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। बाकी ये पूरा कहानी समझा रहा हूं कि जिससे आप चाह के भी दिमाग से ना उतर पाए। अब यह बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है, अमीर वर्ग को अपने साथ मिलाता है। ती बहुत चढ़ा कर रहते हैं, कहते हैं ऐसे थोड़े मान जाएंगे, बस साथ रहेंगे, कुछ हमें पद दो। और एक चीज का गठन करेगा, कौन, इल्तुतमिश, तुर्कान ए चहलगानी। किसका भैया, तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करेगा। अगर आप इसे देखा जाए, दल चलीसा भी कहा जाता है। ये दल चलीसा एक 40 लोगों का, एक ऐसा 40 सरदारों का ग्रुप रहता है जो प्रशासन को चलाने में मदद करे। यानी प्रशासन को चलाने में जो मदद करता उसी को दल चलीसा के रूप में माना गया, तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। यानी इल्तुतमिश समझता है कि अगर हमें प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना है, 40 लोगों की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करेगा, कौन, इल्तुतमिश। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। तुर्कान ए चहलगानी यानी दल चलीसा की स्थापना किसने की थी भैया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश राजा बन बैठा, इलबारी तुर्क था। कैसा तुर्क था, 1 लाख जीतल में खरीदा था, ऐबक गुलामों का गुलाम था। राजा बनता है और कहता है मैं अगर उलेमा वर्ग को, अगर अमीर वर्ग को अपने साथ मिला लूं तो बाकी लोग क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर ये दो वर्ग अगर आपके साथ थे, अगर आपके साथ हैं, तो वाकई में आप समझ लीजिए कि आपकी शासन व्यवस्था अच्छे चलेगी। स्पेशली अगर कलम के धनी, और यही कलम के धनी बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है, कलम के धनी भी इसके साथ आ गए थे। अब यहाँ पे इल्तुतमिश देखा जाए अपनी शासन व्यवस्था को अच्छे से चला रहा था, लेकिन घटनाएं तो घटती हैं। मामला गड़बड़ाता कब है, जब यह अपनी शासन व्यवस्था को ऐसे शुरुआत कर लिए थे। टाइम पीरियड लिख दे रहा हूं, 1211 से लेकर 1236 था। उसी समय कोई ना कोई बीच में अड़ंगा लगाने आता है, और यहां पे अड़ंगा लगाने कौन आएंगे, याद रखिएगा। जब मैं ऐबकवा को पढ़ा रहा था, मोहम्मद गौरी के कुल कितने गुलाम बताया था, 3 गुलाम, एक तो ऐबक, दूसरा एल्दोज और तीसरा कुआचा भैया। और ये सोच रहे हैं चलो ऐबकवा तक तो ठीक था, लेकिन ऐबकवा का गुलाम भी राजा बन गया, हम लोग का बस घास बोने आए हैं का
हम लोग राजा नहीं बनेंगे। और यही एल्दोजवा और कुवाचा विरोध कर देंगे, किसका? इल्तुतमिश का। कहते हम तुमको राजगद्दी पे नहीं बैठने देंगे, हम राजा बनेंगे। ये कहते अच्छा ऐसा का, तुम राजा बनोगे, आओ भैया भिड़ लिया जाए, देख लिया जाए किसमें कितना दम है। और यहीं पे यल्दोज के खिलाफ एक युद्ध लड़ेगा इल्तुतमिश, और इसी को सबसे फेमस युद्ध, शायद आपने तराइन के 2 ही युद्ध पढ़ा होगा, और यही तराइन का तीसरा युद्ध होता है। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में होता है भैया। दिल्ली को लेके तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में होता है। एक तरफ एल्दोज, दूसरे तरफ इल्तुतमिश, और यहाँ पे इल्तुतमिश जीत जाता है। एल्दोज को गिरफ्तार करके बदायूं के किले में लाया जाता है, और इल्तुतमिश कहता है देख यहीं पे मैं गवर्नर था और यहीं पे तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, और यहाँ पे इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है। और इस तरीके से एल्दोजवा का गेम ओवर आता है। कुवाचा कहता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। कुवाचवा भी क्या करता है, दमखम बांधता है, घोड़ा हाथी लेता है, इल्तुतमिश से लड़ता है। इल्तुतमिश कहता है आओ फरिया लिया जाए, आओ भिड़ लिया जाए। और इस तरीके से इल्तुतमिश से कमजोर पड़ गया कौन? कुवाचा। और कुवाचा युद्ध भूमि छोड़ के भागने लगा। युद्ध भूमि छोड़ के भाग रहा है, इल्तुतमिश दौड़ा के इसके पीछे 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 आ गया। और इस तरीके से भागते भागते कुवाचा भागते 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 कहाँ आ गए? सिंधु नदी के तट पर आ गए, और रास्ता कोई नहीं दिखा कुवाचवा का। कहा कि जैसे राम जो होगा देखा जाएगा, और नदी में कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। सोचा इल्तुतमिश पकड़ेगा, आंख निकालेगा, उंगली काटेगा, तड़पाएगा, इससे बढ़िया कूद के मर जाते हो। इस तरीके से इसका भी गेम ओवर हो जाता है। यानी इल्तुतमिश के सबसे दोनों बड़े दुश्मन कौन? एल्दोज और कुवाचा समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वन लीन वन बाजीगर कौन बचा? इल्तुतमिश बचा। कौन बचा भैया? इल्तुतमिश। क्या बचा? बाजीगर बन गया। जैसे ही हमने वर्ड बाजीगर यूज किया, हमें बाजीगर का गाना याद आ गया। कौन सा गाना? चलिए आपके मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत सुना देता हूं। चलिए बाद में सुनाऊंगा, मूड अभी बदल गया, थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए, उसके बाद में गाना सुनाता हूं। अब देखिए इल्तुतमिश क्या होता है, बाजीगर बन जाता है और पूरे तरीके से एल्दोज और कुवाचा को मार कर समाप्त कर देता है। और यहां पे गाना गाता है, हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, दिल की बाजी जीता दिल हार कर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलवर, हो दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। और इस प्रकार बाजीगर कौन बना? कौन बना? इल्तुतमिश। इस तरीके से हमने देखा इतना सब। और यहां से क्वेश्चन, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का ये, गुलामों का गुलाम ये, सुल्तान की उपाधि ये, तुर्कान चहलगानी, तराइन का तीसरा युद्ध, इस तरीके से। अब जैसे ही बबुआ आ जाते हैं, बाजीगर बन जाते हैं, कहते हैं कि अब तो मजा है, अब हम सीना फूल जाता है, कहते हैं अब हम साम्राज्य विस्तार करेंगे। साम्राज्य विस्तार करता है कौन? इल्तुतमिश। और साम्राज्य विस्तार में ही क्या करता है, अब ये धीरे धीरे पहले राजस्थान पर अटैक करता है। पहले अगर देखा जाए तो 1226 में भैया, 1226 में बंगाल को जीत लेता है। किसको? बंगाल को जीत जाता है 1226 में, बंगाल को जीत लेता है कौन? इल्तुतमिश। और उसके बाद ये क्या करता है, राजस्थान में रणथंबोर और मंदसौर को भी चौहानों से जीत जाता है। किसको? राजस्थान में रणथंबोर और मंदसौर को जीत जाता है कौन? इल्तुतमिश जीत जाता है।
इस प्रकार साम्राज्य विस्तार के नीति से एल्दोज कुंचवा को मारने के बाद बाजीगर बन जाता है, साम्राज्य को फैलाता है, बंगाल को जीत लिया, रणथंभौर को जीत लिया, मंदसौर को जीत लिया, लेकिन मामला पलट कहां जाएगा? वही अगर दिमाग में आता है क्या, राजस्थान में एक जगह है मेवाड़ भैया, पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को और ऐसे पढ़ेंगे पूरे कविता शेरो शायरी के माध्यम से कि दम गनगनाहट हो जाएगी पूरे शरीर में। और यहाँ पे मेवाड़ पर अटैक करते हैं साम्राज्य विस्तार के नियत से, लेकिन इनको यह नहीं पता था कि यहाँ पे सामना कोई मंदसौर और रणथंभौर के शासकों से नहीं है, यहाँ पे सामना जैतर सिंह से है। किससे है भैया? जैतर सिंह से। जैतर सिंह पे कुल 26 बार अटैक करता है। कौन? इल्तुतमिश 36 बार अटैक करता है जैतर सिंह पे, और हर बार इनको मुख खानी पड़ती है, हर बार परास्त होता है। कौन? इल्तुतमिशवा। और यहाँ पे जैतर सिंह 26 बार जीतते हैं, और इसी को इतिहास में भूताला का युद्ध कहा गया। किसका युद्ध कहा गया? भूताला का युद्ध। इस तरीके से देखा जाए भूताला का युद्ध में किसने जीता? तो भूताला का युद्ध में बब्बर शेर कौन? जैतर सिंह जीतते हैं। इस प्रकार आपने देखा 26 बार अटैक करता है। अब यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में एक चीज और, इल्तुतमिश ने इकता प्रथा स्टार्ट किया था। कौन सी प्रथा? इकता प्रथा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इकता प्रथा किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ई का है, इकता प्रथा का है। कुछ नहीं है बबुआ, बस नॉर्मल है। इकता प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर मैं सैनिक हूं, अगर मैं राजा के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूं, तो वेतन नहीं मिलेगा, नगद नहीं मिलेगा, भूमि का एक टुकड़ा मिल जाता था, और इसी भूमि में जो कुछ हम बोएंगे उस उपज का पूरा हिस्सा अपने पास रखेंगे, और यही इकता प्रथा थी। और यही 1226 में जब बंगाल को अपने अधीन के बंगाल को जीत लेता है इल्तुतमिश, तो एक बड़ा इकता प्राप्त हो जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। तो इकता प्रथा आप समझ गए होंगे। इसी ने, याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे भैया? तो इल्तुतमिश ने क्या किया था? शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। यही टंका और जीतल चलवाया था। चांदी का टंका, चांदी का टंका, और जीतल चलवाया था भैया तांबे का। तांबे का जीतल चलवाता है कौन? शुद्ध अरबी सिक्के तांबे का जीतल चलवाता है कौन? इल्तुतमिश। तो शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए? क्वेश्चन आएगा, क्या बताओगे? इल्तुतमिश। और वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इकता प्रथा कौन? इल्तुतमिश। याद रखिएगा 1236 में बामियान युद्ध पर जाता है। बामियान सैन्य अभियान पर इल्तुतमिश जाता है, और यहीं पे बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और यही बीमार पड़ने के कारण 1236 में, बामियान पे कई बार सैन्य अभियान करता है, लेकिन 1236 में बीमार पड़ जाता है। यहां पे देखा इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश से इतने क्वेश्चन आएंगे, आप कंफ्यूज ना होइएगा मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश। और यहीं पे गुलामों का गुलाम इसी इल्तुतमिश को कहा गया। सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मिनाज उन सिराज इसके दरबारी कवि थे। तुर्कान ए चहलगानी 40 लोगों का एक दल जो इसको शासन प्रशासन में हेल्प करते थे। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 किसके साथ? एल्दोज के साथ। टंका और जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलवाता है कौन? इल्तुतमिश। और इस तरीके से हमने देखा, जैतर सिंह को देखा, भूताला का युद्ध देखा, किसके साथ हुआ? जैतर सिंह के साथ हुआ। 1236 में बामियान सैन्य अभियान के कारण, बामियान सैन्य अभियान के कारण बीमार पड़ जाता है और मृत्यु हो जाती है किसकी? इल्तुतमिश की। इस तरीके से आई होप सो कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इसके बाद कौन आएगा?
देखेंगे शाह तुर्कान, रजिया सुल्तान और रजिया गुंडों में कैसे फंस जाती है। सब कुछ जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद और जय हिंद से पहले एक चीज और, मेरे जय हिंद से पहले तो इस धरती पे इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा प्यार और सहयोग दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी का दरबारी कवि कौन था भैया? इसी का दरबारी कवि मिनाज उन सिराज थे। कौन थे? मिनाज उन सिराज थे। इसका दरबारी कवि कौन था? मिनाज उन सिराज थे। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद अगला राजा कौन बनेगा, कैसे बनेगा? क्या रजिया सुल्तान डायरेक्ट राजा बन जाती हैं? रिकुद्दीन फिरोज शाह कौन था? शाह तुर्कान जो उसकी सौतेली मां थी, क्या कैसा व्यवहार करती है? और उसी में देखेंगे शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके दिल्ली के जनता के सामने कहती है, और वहां पे हम देखेंगे राजतंत्र में लोकतंत्र की छवि देखेंगे। ये सब जानने के लिए आपको मेरे अगले वीडियो में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा स्लाइटली इंतजार करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। एक बार फिर से रिवीजन, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस सिपाही की ह्यूज वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी के लिए मेरे बैच से, मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। सारे टीचरों को लाऊंगा, अच्छे अच्छे टीचरों को, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, पूरा क्लास में याद करा दूंगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं।